नमस्कार, मी संदीप रामदासी. हिंदू अर्थकारण या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. मुंबईमध्ये 13 ते 15 या डिसेंबर या 3 दिवसामध्ये वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि या वर्ल्ड हिंदू फोरमचे संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद आत्ता आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याकडनं या पूर्ण फोरमच्या पाठीमागची कथा कहाणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. स्वामीजी, आपलं खूप खूप स्वागत एबीपी माझामध्ये. हाँ, नमस्ते. और एबीपी माझा के जो दर्शक हैं उनको भी नमस्ते. और पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अच्छा मराठी आती नहीं है तो मैं हिंदी में बोलूँगा. और मैं भविष्य में कोशिश है मेरा कि मराठी सीखूं. और मुझे दासबोध और ज्ञानेश्वरी मुझे पढ़ने की इच्छा है, लेकिन अभी तो सफल नहीं हुआ. भविष्य में मराठी सीख कर फिर मराठी में बात करूँगा आपसे, लेकिन आज तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा. ओके. तो वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम काय आहे? क्यों ऐसा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हमने शुरू किया? मैं पहले साउथ ईस्ट एशिया में काम करता था. साउथ ईस्ट एशिया का सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे इलाके में काम करता था. तो हमने वहाँ की स्थिति स्टडी किया, हमने इकोनॉमी का स्टडी किया. तो मैं 1000 साल की पहले की बात नहीं कर, अभी 60, 70, 80 साल पहले, 60 मैंने सेकेंड वर्ल्ड के आसपास या 1960 तक हम वहाँ की इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव रखते थे. और अब देखोगे भारत से लेके जापान तक इकोनॉमी में सारी चाइनीज इकॉनमियाँ, साउथ कोरिया निकाल दो, यानी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग, सब चाइनीज इकॉनमी है. पहले ऐसा नहीं था. तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेसर टान से मैं मिला. वो चाइनीज़ थे, मलाया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. तो मैंने उनसे पूछा, दोस्ती हो गई, प्रोफेसर टान, आप चाइनीज़ लोग हम हिंदुओं से ज़्यादा तो स्मार्ट नहीं हो. ऐसे जब दोस्ती हो जाए तो आप बात कर सकते हैं ना. तो बोला, हाँ स्वामी जी, लेकिन क्या है, आप लोग इंडिविजुअली स्मार्ट हो, आप अकेले अकेले स्मार्ट हो, कलेक्टिव दृष्टि से नहीं हो. और दूसरा उन्होंने बोला कि जब आप कितने भी स्मार्ट इंटेलिजेंट हो, कलेक्टिव जब आप पर अटैक आएगा तो आप इंडिविजुअली फेस नहीं कर सकते. तो उन्होंने बोला कि जो एक ज़माना था, टाटा का ट्रक, टाटा एम्बेसडर कार, बजाज के ऑटो, ऊषा फैन और सारा चीज़ भारत से आता था. इस इलाके में आप ही का सप्लाई चेन मजबूत था. जब हम चाइनीज़ लोगों ने अपने आप को बिजनेस इकोनॉमी पर ऑर्गेनाइज किया, तब फिर हमने आप पर अटैक करना शुरू कर दिया. उन्होंने डंडे से नहीं, आपने बिजनेस इकोनॉमी में अटैक करना शुरू कर दिया. और आप रिट्रीट करने लगे, पीछे हटने लगे. आपको पता नहीं कि ये अटैक कहाँ से आ रहा है. और हमने आपका सारा सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय कर दिया. आपकी कंपनियाँ कितनी भी बड़ी होंगी, टाटा, बिरला की, लेकिन वो सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर पाई. अब हमारा इस पर कब्जा है. तो ये दृष्टि मुझे लगा कि तो बहुत सीरियस इशू है कि आज के ज़माना क्या है, ऑर्गेनाइज वर्ल्ड का ज़माना है ना. बोलते हैं ना, संघे शक्ति कलयुग है. तो इकोनॉमी में हम ऑर्गेनाइज नहीं है. इकोनॉमी हमारा अगर रिट्रीट होता है तो बहुत चैलेंज है. फिर मैंने दुनिया भर में इकोनॉमी पर पढ़ना शुरू कर दिया. तो हमने देखा, रे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी चलता है, फिर वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम भी चलता है, एक वर्ल्ड चाइनीज इकोनॉमिक फोरम भी चलता है, क्रिश्चियन इकोनॉमिक फोरम भी चलता है, भारत में मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी चलता है, क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी चलता है. ऐसे बहुत सारे लोग, सब लोग इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का इकोनॉमी पर फोकस नहीं है. और हम दुनिया के 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना. इकोनॉमी पर हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारी जो व्यापक जनसंख्या है, जो गरीब है या लो इनकम रेट है, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते. तो इसी दृष्टि से हमने सोचा कि जो हिंदू पर्सपेक्टिव से हमें वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम शुरू करना चाहिए. आप कहेंगे कि हिंदू पर्सपेक्टिव क्या है? तो जैसे मुझे लोगों ने पूछा, इंटरनेशनल प्रेस ने, कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इकोनॉमिक फोरम है और आपके इकोनॉमिक फोरम में क्या अंतर है? तो हमने बोला कि देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कैपिटलिस्टिक मॉडल पर ऑपरेट करता है ना, टॉप लोगों की बात है. तो कैपिटलिस्टिक मॉडल क्या कहता है? क्रिएट वेल्थ बट डोंट शेयर वेल्थ, एक्यूमुलेट वेल्थ की बात करता है. सोशलिस्टिक मॉडल है, वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ बट डोंट टॉक अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ वेल्थ, मैंने धन को पैदा करने की बात नहीं करता, शेयर करने की बात करता है. कैपिटलिस्टिक मॉडल पैदा करने की बात तो करता है, शेयर करने की बात नहीं करता. तो हमारा हिंदू इकोनॉमिक मॉडल, हमने कहा कि जैसे वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम है, वो सरिया बेस्ड कंप्लायंस की बात करता है, सरिया बेस्ड मॉडल की बात करता है. बोला कि नहीं, हिंदू इकोनॉमिक फोरम धर्मा बेस्ड है. हमारा मॉडल क्या, धर्मा बेस्ड है, धर्म के आधार पर है. तो धर्म क्या है? तो हमारा इकोनॉमी में अर्थ चिंतन कहता है, सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर्य, क्रिएट वेल्थ विद हंड्रेड्स है. 100 हाथ से धन कमाओ और 1000 हाथ से धन को
शेयर करो। यही हमारा मॉडल है कि हम सब कहते हैं कि बिजनेस, व्यापारी, हिंदू लोग वेल्थ क्रिएट करो, और हमारे समाज में जो भी लेस फॉर्चुनेट, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उन सबको आगे बढ़ाओ। ये हमारा हिंदू इकोनॉमिक मॉडल है। अच्छा, अब हम आपने जो बात की कि इस्लामिक हो या क्रिश्चियन मॉडल हो, ये इकोनॉमिक फोरम हो, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अलग अलग नेशंस है, इस्लामिक नेशंस बहुत सारे हैं, क्रिश्चियन नेशंस है, हिंदू राष्ट्र तो केवल मीन्स बड़ा राष्ट्र कहा जाए तो सिर्फ भारत ही है, तो फिर ये वर्ल्ड भारत इकोनॉमिक फोरम क्यों नहीं? ऐसा है, पहले तो मैंने आपको धन्यवाद दूंगा, आपने भारत को हिंदू राष्ट्र कहा है, तो आपके मुंह में घी शक्कर। अब दूसरी चीज़ है कि अब मैं बता रहा हूं कि भारत, हिंदू समाज जो है ना, भारत में लिमिटेड नहीं रह गया है। Okay. आप देखो साउथ अमेरिका जाओगे, ब्राजील, पेरू, इक्वेडर, बोलीविया, वहां भी हिंदू हैं, वो किसी भी तरीके से भारतीय नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में जाओगे, अमेरिका, कनाडा में, वहां पर भी हिंदू बहुत सारे वहीं के हैं, है ना, वो भारतीय किसी भी तरीके से नहीं है। तुलसी गबाड़ अब देखो बन गई ना, यूएस इंटेलिजेंस चीफ का उसका नॉमिनेशन होगा, डिक्लेयर कर दिया ट्रम्प में, वो हिंदू है, हमारे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में आई है, वो हिंदू है, लेकिन किसी तरह से भारतीय नहीं है। मूल भारतीय है, मूल भारतीय है, मूल भी नहीं है उसका। उसका कोई मूल भी भारतीय नहीं भाई। उसकी बाप तो यूरोप का है, उसकी माँ सामोन है। मूल भी कोई किसी भी तरह का भारतीय नहीं है। ओके, कोई भी मूल भारतीय नहीं है। विचार से, माने जिसको कहते हैं धर्म से, वो हिंदू है, भारतीय नहीं है। आप अफ्रीका में चले जाओगे, अब हमारे पास कोई दूसरा शब्द नहीं कहने के लिए, अफ्रीकन मुल्क है। अफ्रीकन मुल्क समझ रहे हैं, मैं कहना वो शब्द नहीं चाहता हूं, रंग वाक की बात है ना। अफ्रीकन मुल्क के लोग भी हिंदू हैं, वो किसी भी तरीके से भारतीय नहीं है ना। यूरोप में भी चले जाओगे, वहां बड़ी संख्या में हिंदू हैं, वो वहां के ही गोरे हिंदू है ना। फिर आप एशिया में ही चले जाओ, नेपाली भी हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन भारतीय नहीं है। श्रीलंका वाले भी हिंदू हैं, वो भारतीय नहीं है। इंडोनेशिया, बाली वाले भी हिंदू हैं, भारतीय नहीं है। तो ये जो लार्जर हिंदू पॉपुलेशन, जो मल्टी इथनिक ट्रांसनेशनल हिंदू है, ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी है, उसको एम्ब्रास करना, हमने एक साथ लाना, और उसका फायदा, माने गलत सेंस की नहीं, फायदा लेना है ना। अब साउथ का अमेरिका में हिंदू है, वो हमें वहां का मार्केट एक्सेस फैसिलिटेट करने में हेल्प करेगा ना, है ना। तो इस दृष्टि से हमने इसका नाम वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम रखा है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मीन्स आज जो अभी मुंबई में होने जा रहा है फोरम, ये तो ये इसका 9वां पुष्प है। तो ऐसा है कि आपने सही बोला कि सबसे पहले हमने 2010 22 दिसंबर को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, है ना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 25 हुआ करता था, आजकल सेक्शन 8 कंपनी हो गया है। और हमने इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम हमने दिल्ली में 2011 में किया, और बड़ा जिसको कहते ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम हमने हांगकांग में 2012 में किया। और उसके बाद हर साल हम बड़ा मेजर 2013 बैंकॉक में किया, 2014 दिल्ली में किया, 2015 लंदन में किया, 2016 लॉस एंजल्स में किया, 2017 हमारा केन्या में था, जो कि चुनाव के कारण कैंसिल हो गया, 2018 शिकागो में था, 2019 मुंबई में था, फिर 2020 हमारा डिसाइडेड हो गया था हेग सिटी में। वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था, प्राग में नहीं, हेग मैंने नीदरलैंड, मैंने हॉलैंड का एक सिटी है हेग जो बोलते हैं, डेन हेग सिटी बोलते हैं, जो उनका कैपिटल है। फिर वो कोरोना आ गया, तो 20, 21, 22 नहीं हुआ, फिर 23 में बैंकॉक में हुआ। तो इस बार हमारे लोगों ने कहा कि बहुत दिन हो गए, भारत में करना चाहिए, तो मैंने हम इस साल मुंबई में कर रहे हैं। और सब लोग का जैसा इंथुजियाज्म, उत्साह है, बोलते हैं कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है भारत का, तो हमें हर साल यहाँ करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरा नहीं करना है, तो कार्यकर्ता जैसा डिसाइड करेंगे तो यहाँ भी हम करेंगे हर बराबर। तो 9वां पुष्प है मुंबई में। और इसके अलावा हम रीजनल फोरम बहुत किए हुए हैं। आपको डरबन में किए हुए हैं, केन्या में किए हुए हैं, डलास में किए हुए हैं, एक बार लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको होस्ट किया था अलग से, माने हमारा मेजर प्रोग्राम के अलावा। तो वहाँ भी किया था हमने, डलास में यूएसए में किया हमने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में रीजनल फोरम किए, 2 बार कुआलालंपुर में किए। तो रीजनल फोरम तो सालों भर होते रहते हैं। अच्छा, ये जो मुंबई का फोरम है, जो जियो सेंटर में हो रहा है वीकेसी में, तो वहाँ कौन कौन आने वाला है? देखो 3 तो चीफ मिनिस्टर कंफर्म आने वाले हैं। देखो उसमें महंत योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई आने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं आप,
और गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, ये 3 चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। और अब तो क्या है कि अभी देखता हूँ और कितने लोग आ जाते हैं। फिर कई लोग हमारे जो पीयूष गोयल हैं वो भी आने वाले हैं। फिर आपके बहुत सारे जो बिजनेस इकॉनमी, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर जो टीम में हैं, जो आपके बैंकर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये बाहर जब होता है, मीन्स सपोज लॉस एंजलिस में या दूसरे देश में, तो उसको कैसे रिस्पांस कैसे रहता है? अभी तुलसी गबार्ड का आपने नाम लिया। आपको बता रहा हूँ, हर जगह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही उत्साह रहता है वहाँ ना, बहुत उत्साह रहता है। आपसे होता है कि लंदन में हुआ था तो वहाँ के होम मिनिस्टर प्रीति पटेल के साथ साथ और भी कई मिनिस्टर, सरकारी मिनिस्टर, वहाँ के सरकार के मिनिस्टर लोग आए थे। लॉस एंजल्स में हुआ था, तुलसी गबार्ड और कई सारे लोग तो आए थे। आपको एक उदाहरण मैंने, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अच्छा है, कैलिफोर्निया आज भी दुनिया का 8th लार्जेस्ट, 8वां बड़ा अर्थव्यवस्था है। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ा था उस समय कैलिफोर्निया। तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को हमने नहीं बुलाया था, उसको वो लोग बोलते हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी, वहाँ अंग्रेजी में बोलते ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, हमने नहीं बुलाया। तो उसने हमें मैसेज दिया खुद ही को, दिस सच ए बिग एनुअल ग्लोबल हिंदू इकोनॉमिक फोरम इज अमेरिका, हमारे राज्य में हो रहा है और आपने हमें नहीं बुलाया। तो हमने बोला नहीं, वी विल नॉट, हम आपको नहीं बुलाएंगे, आप चाइनीज हो। अच्छा, हाँ, हमने बोला चाइनीज से हमारा झगड़ा है ना। तो नहीं, आई एम नॉट, मैं तो उसने खुद बोला मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना। आप देख रहे हो ना कि उधर से खुद उसका कि मैं चाइनीज नहीं हूँ, चाइनीज मूल का हूँ लेकिन मैं चाइनीज नहीं हूँ। फिर वो आया, है ना, हमने उनको समय दिया, हमने आया। तो आप सोच रहे हैं कि इस तरह का रेस्पॉन्स है सब जगह, लोग जुड़ना चाहते और क्या है, केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू के बाहर भी जो है ना सब जुड़ना चाह रहे हैं, है ना। कि बिजनेस इकॉनमी किसी को खराब नहीं लगता। आपको बताऊंगा, आप आना, तो अगला कॉन्फ्रेंस हमारा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट होस्ट कर रहा है। अच्छा, एडिल के साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में $1 लाख पैसा भी दे दिया है ना। और उसका अनाउंसमेंट भी हम 13 तारीख को शाम को करने, उनका वीडियो वगैरह सब आ गया। अच्छा, तो भारत से बाहर रेस्पॉन्स बहुत उत्साहजनक है, बहुत ज़्यादा है। बल्कि क्या है कि बहुत सारा जितना काम है ना, उतना हम अभी रेस्पॉन्स है, एक्सपेक्टेशन उतना हम पूरा उतना ही कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग भी और भी बहुत, हम फॉलोअप वाला भी काम करते हैं ना, केवल कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो वो सारा करते करते भी बहुत काम लग जाता है। अच्छा, ये फॉलोअप का आप बता रहे हैं कि ये आप किस मोटो पे ये आधारित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदू इकोनॉमिक फोरम, मीन्स ये मैंने शायद आपका पढ़ा है कि सुखस्य मूलम धर्म। वो क्या है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र का सूत्र है ना, वो हमारा दर्शन है, धर्मस्य मूलम अर्थ, कि धर्म का मूल अर्थ है। उसका कारण जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो आप समाज का कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं ना। देखो ना, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। जो हम भारत में गरीब हैं उसको ऊपर उठाने के लिए आपको इकोनॉमी चाहिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी चाहिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए इकोनॉमी चाहिए। आज मैं बोलता हूँ अमेरिका हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, क्यों ऐसा? अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा भारत से ज़्यादा सुंदर देश नहीं है, क्योंकि हम, उनकी इकोनॉमी हमसे कम 6 गुनी बड़ी इकोनॉमी है ना। तो अब जो आप देख रहे हैं ना कि लाइफ स्टाइल, सैलरी, सब उस दृष्टि से तो उस तरफ दौड़ते हैं। तो जिस दिन मैं बोलता हूं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो वैसा होगा। तो हमारा तो पहला धर्मस्य मूलम अर्थ का एक कारण है ना, फिलॉसफी है। दूसरा चीज़ हमने जो मिशन में लिखा, मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्पर, हमारा समाज संपन्न होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है, गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है अब हमारा कैसे होगा, इसको बोलते हैं ना विजन, मिशन में होगा। इसके लिए हमें इंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना होगा, है ना, कि नौकरी से काम नहीं होगा, आपको उद्योग धंधे बढ़ाना होगा। और हमारा कैसे होगा कि हमें लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, नए लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। तो यही है हमारा फिलॉसफी, विजन, मिशन और एक्शन। जो एक्शन है कि सब लोगों को इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप करना, और मिशन है कि सरप्लस वेल्थ क्रिएट करो और उसको शेयर करो, है ना, वेल्थ क्रिएट करो, शेयर करो, यही हमारा उद्देश्य है। और इसका जो हम काम जो करते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहला चीज़ है मार्केट एक्सेस, है ना। अब देखो उदाहरण दे रहा हूँ, चाइना दुनिया के लगभग 17% ही वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे बराबर ही है, लेकिन वर्ल्ड के 32% का इंटरनेशनल ट्रेड देता है उसके हाथ में, अपने पॉपुलेशन का दुगना उसके पास इंटरनेशनल ट्रेड है। और दुनिया का 45% उत्पादन करता है,
अब हम 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन, हम भी उतने ही हैं, लेकिन हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में 2.1 है। आप सोच रहे हैं ना, तो भारत को मैंने गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूं कि भारत को अमीर बनना है, संपन्न बनना है ना, तो आपको नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे ना। जब नए मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे तो आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो हमारा पहला काम है कि ग्लोबल मार्केट एक्सेस सब जगह होना चाहिए, वहाँ हमारा प्रभाव होना चाहिए, तभी तो आप बेच पाओगे। तो ये पहला काम है। दूसरा चीज़ हम पर आप फोकस है कि भाई बिजनेस करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, है ना। पूंजी के बिना नहीं होते। आप पूंजी सस्ता, माने सस्ता पूंजी होना चाहिए। देखो अब अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। इनको कोई बैंक ने पैसा नहीं दिया है ना, क्योंकि इनके पास कोलेट्रल नहीं है ना, आप समझ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो उनको बैंक से पैसा नहीं हुआ, मार्केट में पैसा था, है ना। लोग वहां पर पैसा लगाने वाले मिल गए, इसलिए बड़े हो गए। अब हमारे यहाँ यूथ लोगों को बहुत सारे आइडिया है ना, लेकिन आपके पास बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं है तो कोई उसका आइडिया मर जाएगा, है ना। और दूसरी चीज सस्ता भी मिलना चाहिए ना, जिसको कहते हैं सस्ता, मैंने गलत सेंस में सस्ता नहीं बोल रहा हूँ, अफोर्डेबल जिसको बोल रहा हूँ, अफोर्डेबल मिलना चाहिए। तो वो इकोसिस्टम नहीं है ना। अब वो इकोसिस्टम डेवलप करना है, उसके बिना काम नहीं। मैं इस बात को 12-13 साल से बोल रहा हूँ कि अफोर्डेबल कैपिटल मिलना चाहिए। पहली बार देखा अभी 2 हफ्ते दिन पहले निर्मला सीतारमण ने बोला कि अफोर्डेबल कैपिटल बिजनेस को मिलना चाहिए। तो दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन नहीं करोगे ना आप, तो बिजनेस से बाहर हो जाओगे, है ना। आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि नोकिया इतना पावरफुल मोबाइल कंपनी था, कैसे 6 महीने में बाहर हो गया, है ना। तो मैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। चौथा चीज़ है कि टैलेंट को इंटीग्रेट करना, है ना। हमारे समाज में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हम को कहते हैं जिसको फेक प्राइड रखते हैं ना, जिसको मैं बोलता हूँ, मैंने गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कि सत्यानंद डेला, सुंदर पिचई, शांतनु नारायण, अजय बंगा और ये सब लोग हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेशन के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सीईओ है। तो हमारे प्रोफेसर वैद्यनाथन कहते हैं हम अपने टैलेंट से दूसरों को अमीर बना रहे हैं। वी आर मेकिंग अदर इज वे आवर टैलेंट। होना चाहिए कि अपना टैलेंट हमारे अंदर से आना चाहिए, हमारे अंदर इंटीग्रेट होना चाहिए ना। अब आप सब, एक उदाहरण देता हूं आपको बताने के लिए। भाटिया जी ने इंडिगो एयरलाइंस शुरू किया, तो उनके पास तो टिकटिंग एजेंट थे, पैसे लगाए, लेकिन दिमाग तो गंगवाल का था ना। वो यूएस एयरवेज का सीईओ थे, वहां से आए और उन्होंने इन दोनों ने मिलकर के इंडिगो को 10 साल में से भी कम समय भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस बना दिया, है ना। तो इस तरह से हमें टैलेंट को इंटीग्रेट करना है ना। हमारे लोग पढ़ा करके विदेश में भेज दोगे तो अच्छी चीज नहीं है ना। और पांचवा जो चीज है कि भी आप यंग लोगों को, है ना, प्रमोट नहीं करोगे बिजनेस इंटरप्राइज में, तो फिर देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने मुंबई में इस बार हमने एक स्टार्टअप लॉन्च पैड शुरू किया, उसको कहते हैं WHF लॉन्च पैड। कि हमने यूथ लोगों को एप्लीकेशन मंगाया जिनके पास आइडिया है ना, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको कैपिटल चाहिए, तो उनको स्क्रूटनी करके वो लोग वहां पर प्रेजेंट करेंगे। वहां 20-25 अब तो बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां लोग वहां बैठे रहेंगे और उनके इसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो ये है ना, प्रमोट करना। और छठा चीज जिस पर हम काम करते हैं कि जिस देश में व्यापारी लोगों को, बिजनेसमैन को आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे, वो देश ग्रो नहीं करेगा। मैं उसको बोलता हूं अंग्रेजी में, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और कैपिटल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपने स्टार्टअप की बात की, तो स्टार्टअप वाले तो बहुत है, हमने देखे पिछले कुछ सालों में युवा उस क्षेत्र में आगे आ रहा है, आना चाहता है, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ सकता है या आपकी उनको कैसे हेल्प हो सकती है? देखो ऐसा है, हमारा 2 वेबसाइट है ना, एक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का है wheforum.org, वहाँ पर भी जाके वो इंटरनेशनल है, इंक्वायरी दे सकते हैं। या फिर हमारा एक वेबसाइट है वर्ल्ड, उसका नाम है hindueconomy.org, है ना। तो उस पर भी जा सकते हैं। और अभी हम जगह जगह चैप्टर शुरू हो गए, जैसे मुंबई माला है ना, महाराष्ट्र में के लोग हैं, हम अब पूरे महाराष्ट्र में अब हम इस कॉन्फ्रेंस के बाद जगह जगह अपना चैप्टर खोलेंगे ना। हर शहर में खोलने की इच्छा है, जो बड़ा बड़ा मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है, तो चैप्टर में मेंबर ग्रुप में सब जुड़ जाएं। आजकल तो देखो हर चीज़ अवेलेबल है डिजिटल, तो थोड़ा गूगल में सर्च करे जाओ, सीधे ईमेल कर दो, टेलीफोन कर दो, तो ये पहला प्राइमरी काम है ना। तो आप सब जगह जुड़ जाओ, ऐसा जुड़ सकते हैं। फिर वहाँ जुड़ कर जैसे कोई चैप्टर बनाना चाहे, सब वो आपने सोलापुर में बोला है ना,
तो सोलापुर के हिंदू लोग 50 लोग हिंदू पहले आ जाएं, है ना, और भाई सोचे कि हमें इन्फॉर्म करें, हम लोग यहाँ चैप्टर खोलना शुरू कर दे चाहते हैं, हम अपनी टीम को वहाँ भेजेंगे, सबको बनाएंगे, वहाँ चैप्टर खोलेंगे, फिर एक्टिविटी शुरू करेंगे। हमारा तो उद्देश्य है लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल, इसको बोलते लोकल टू ग्लोबल इंटीग्रेट करना है ना, बिजनेस इकोनॉमी को, सप्लाई चेन को, सपोर्ट सिस्टम को। इसलिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑकलैंड टू अलास्का, ओस्लो टू जोहान्सबर्ग, यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दुनिया भर के हिंदुओं को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए। ओके, लास्ट 10-12 साल में जो जिसको कह सकते हैं कि अचीवमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो वो क्या है अपने फोरम के? देखो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि जो हमने पहली बार बोला ना कि मार्केट एक्सेस है ना, तो बहुत सारे मार्केट में जहां हमारा प्रवेश नहीं था, है ना, वो इसके माध्यम से नए मार्केट में जाने लगे, नए देशों में जाने लगे, बिजनेस करने लगे। ये हमारा पहला था। और कई जगह तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली, जहां जहां इकोनॉमी ओपनिंग हुई, सरकार ने कहा, हमने सरकार के लोगों को बुलाया, तो सरकार के वहां के जहां हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे बैंकॉक में हमने कहा कि हमने उस समय बर्मीज वियतनामीज गवर्नमेंट को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि मुझे बर्मा नहीं बोलना चाहिए, म्यांमार बोलना चाहिए, है ना, म्यांमार की सरकार ने को बुलाया और वियतनाम को बुलाया कि उन्होंने कहा हम चाहते हैं आपके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम लकड़ी बेचना नहीं चाहते। फिर हमारे यहाँ से प्लाई बोर्ड वाले वहाँ गए तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप सोच रहे कि नए नए मार्केट में जाना है ना, उसका फ़ायदा लेना। दूसरी चीज़ है अफोर्डेबल कैपिटल। तो बहुत सारे लोगों के क्या, हम जब भी कॉन्फ्रेंस होगा ना, अभी सबको ईमेल भेजा, आप कॉन्फ्रेंस में क्या चाहते हो ना, तो लोग बोलते हैं, कोई कहता है हम कैपिटल चाहते हैं, माने पूंजी चाहते हैं, कोई ज्वाइंट वेंचर चाहता है, अलग अलग विषय चाहता है ना, उसके अनुसार ग्रुपिंग बनाते हैं। तो बहुत लोगों को वहाँ कैपिटल भी मिला है, तो इन्वेस्टर को भी फायदा हुआ है और बिजनेस वालों को भी फायदा हुआ है। दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी के लिए भी हम बहुत किया है, तो टेक्नोलॉजी जगह जगह ला के नया नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेट किया, बाई किया, पार्टनरशिप किया। चौथा चीज़ टैलेंट को भी हमारे लोगों ने बहुत इंटीग्रेट किया है, हमारे सिस्टम में टैलेंट है तो ये भी किया, यंग लोगों को प्रमोट करते हैं। तो ये सब टेंजिबल बेनिफिट है। अमूमन ऐसा देखा है कि भारत में तो है ही, महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि आप अगर हिंदू आइडेंटिटी से अगर जुड़ जाते हैं तो लोग उसको थोड़ा सा नहीं चाहते जुड़ना, कि अपोलोजेटिक रहते हैं हमेशा, एक गिल्ट भी है। तो उसका आपको कभी चैलेंज नहीं लगा? मुझे तो बड़ा सरप्राइज लगा। मुझे और जगह कोई बोलता कि हिंदू जुड़ने से एपोलॉजिटिक और गिल्ट है तो मैं समझ सकता। महाराष्ट्र तो शिवाजी का धरती है भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू पद पातशाही का जगह है, जिन्होंने हिंदू के लिए जीवन भर लड़े, मरे, बलिदान हुए। भले ही शिवाजी महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे भारत का हिंदू शिवाजी पर गर्व करता है ना। और आप देखो उनकी सेना में तो सब जगह लोग थे, है ना, और सभी जाति बिरादरी के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपके यहाँ तो ये संतों की भूमि है, हर जगह संत है, संतों ने तो भी कभी छुआछूत, जाति पाति इन सब की बात नहीं की, सबको जोड़ने की बात की। और पूरे भारत में भी देख लो, हमारे जो सारे जो बड़े बड़े लोग, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, या आसाम के लाचित बड़फुकन, या फिर पृथु, ऐसे कश्मीर के राजा ललितादित्य, विक्रमादित्य, राजराजेंद्र चोला, कृष्णदेवराय, ऐसे सभी हमारे जो महापुरुष थे वो हिंदू धर्म के लिए लड़े, मरे, बलिदान। उन्हीं के इंस्पिरेशन के साथ तो हम हैं। इसलिए हमारे समाज में कभी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा है ना, हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसके आइकन हैं, और इसके तो आपको गांव-गांव में आपको दिखाई। मैं आपको भारत का हिंदू समाज को बता रहा हूँ, मुझे महाराष्ट्र का गांव का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप चले जाइए ना, पंढरपुर में जाते हैं ना, आप लोग जाते हैं, पद यात्रा करते हैं, वारी करते हैं, वहाँ कोई छुआछूत की बात करता है क्या? आप देखो, और हमारा समाज तो ऐसा है, अभी कुंभ मेला आने वाला है ना, अब योगी जी भी आ रहे हैं, आपको सबको वेलकम करते हैं, कोई मना करता है क्या? हम हिंदू लोगों ने दुनिया में सबका भला ही किया है ना, इसलिए हमें हिंदू कहने में कोई अपोलॉजिटिक नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसी दृष्टि से हमें काम करते हैं। हम हिंदू कहने से किसी को डर नहीं होना चाहिए, हम किसी दूसरे के विरुद्ध में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिशियन लोगों ने हमें समाज को बांटने के लिए तोड़ा। एक बहुत सोशोलॉजिस्ट ने कहा, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, वो कहता है देयर वाज अ टाइम, देयर वाज कास्टिज्म इन इंडिया बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस, यू नो। कहता है कि भारत में एक समय था, छुआछूत होगा, समाज में भेदभाव होगा, लेकिन
कास्ट का कॉन्शियसनेस नहीं था ना, समाज हार्मोनी से रहता था ना, द्वेष नहीं था, जाति द्वेष नहीं द्वेष नहीं था, है ना। फिर कहते हैं बट नाउ देयर इज नो कास्ट, कहते हैं कि आज तो कोई कास्ट नहीं है भाई, रेलवे स्टेशन में खाता है, होटल में खाता है, हवाई सब कौन बना रहा है क्या है, कोई किसी का देयर इज नो कास्ट, कहते कोई कास्ट नहीं है, बट देयर इज कास्ट कॉन्शियसनेस ना, है ना। अब कॉन्शियसनेस ये पॉलिटिशियन लोगों ने क्रिएट किया है समाज को बांटने के लिए, क्योंकि उसको बांटने में ही उनको फायदा है ना। वो इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उनका फायदा नहीं होगा, जिसको फिर मैं सोशोलॉजी की लैंग्वेज में बोलता हूँ, कहते पॉलिटिशियन अनएम्प्लॉयमेंट में थ्राइव होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। अनएम्प्लॉयमेंट में उस सेंस वाला नौकरी वाला अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। उनको फोर्स लगता है, हाँ लगता है वो ना? अगर सोचने लगा तो फिर सोचने लगा तो इनके पीछे नहीं होगा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ समाज को कैसे लोग बांटने के लिए। आप देखो नेहरू परिवार के लोग कभी भी कोई पढ़े लिखे कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़ते थे। नेहरू जी भी बाद में फूलपुर, जो बहुत पिछड़ा जगह था, लड़ते थे ना। फूलपुर, अमेठी, रायबरेली, चिकमंगलूर, मेडक, ऐसे क्यों कि समाज को वही बांट करके उनको अपने जिसको क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए, है ना। तो हमें इससे बचना चाहिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का और ये संतों की भूमि है, तुकाराम जी की भूमि है, समर्थ गुरु रामदास की भूमि है, यहाँ तो आपके ज्ञानेश्वरी भगवान की का जगह है। तो यहाँ तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। और मेरा पॉलिटिशियनों से भी निवेदन है कि भाई देश समाज बड़ा है, आप अपने स्वार्थ के चक्कर में इस समाज को मत बांटो। और समाज से मेरा निवेदन है कि इन पॉलिटिशियनों के धूर्त और मक्कारी का जो वातावरण करके समाज को बांटते हैं, उससे आप उनके झांसे में मत आओ। आप छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने तुकाराम जी और अपने समर्थ गुरु रामदास और ज्ञानेश्वरी की अपने ज्ञानेश्वरी बोलते हैं, भगवान माउली ज्ञानेश्वर माउली बोलते हैं ना, ज्ञानेश्वर माउली, उन्हीं का अनुसरण कीजिए। और महाराष्ट्र में तो सबसे पहले महाराष्ट्र को तो इसमें लीड लेना चाहिए। ऐसे जो सो कॉल्ड इस तरह का मिथ्या प्रचार करते हैं उसको डेमोलिश करना चाहिए। अच्छा, ये श्रीकांत शायद बोला जी थे, तो उनका भी हमने थोड़ा सा देखा कि वो भी अपने फोरम के में बहुत अच्छा बात कर रहे थे। तो ऐसे लोग कैसे जुड़ जाते हैं उनको? नहीं, ऐसा है कि फोरम लगभग दुनिया भर में होता रहता है ना, डिजिटल भी है, वर्ड टू माउथ भी है, बहुत लोगों को जुड़ना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही जुड़ रहा। हमारे लोगों ने कहा, बताया, तो हमने कहा बुलाओ भाई, अपने लोगों को तो प्रमोट करना ही चाहिए, है ना। तो उसको प्रमोट करते हैं, ऐसे सभी लोगों को करते हैं। तो ऐसे श्रीकांत के नाम तो फिल्म बन गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारे लोगों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में आपको कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा। देखो आप देख सकते हैं मुंबई है, अभी क्या है कि मुंबई के बाद हमें सब जगह जाना है ना। तो महाराष्ट्र में दर्शकों से जो आपका चैनल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम कहते हैं आप हमारे वेबसाइट पर चले जाइए और आप लोग थोड़ा टीम ग्रुप बनाइए जगह जगह शहरों में महाराष्ट्र में, और हम अपनी टीम को आपके यहाँ भेजेंगे। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के हर जिले में कम से कम इसका चैप्टर खुले, जिससे कि महाराष्ट्र में बिजनेस इकॉनमी को ग्रोथ करने में हम हेल्प करें। जो हमारा लो इनकम ग्रेड है वो उसको मिडिल इनकम ग्रेड में और आगे बढ़ाने में हम सहायता कर सके, थोड़ा हम पार्ट कर सके। कि महाराष्ट्र देखो का मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है ना, तो उस दृष्टि से मुंबई बड़ा हो गया तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें महाराष्ट्र का हर जिले भी बड़ा होना चाहिए। और एक बात आती है, जब भी हिंदू ये शब्द अगर लिया जाता है तो हिंदू एक बहुत आसानी से नहीं होते हैं। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, पॉलिटिक्स उसमें आ गया है, तो इस वजह से जाति जाति में बटा हुआ है हिंदू। तो उसका एक आना और एक रहना ये बहुत मुश्किल बात है, ऐसा माना जाता है। ऐसा देखो, ये सब पूर्वजों ने तो कभी हमारी जाति पाति की बात नहीं की है ना। और वहाँ पहले तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो शिवाजी के साथ सब लड़ने वाले सभी जाति के लोग थे ना। उस समय ऐसा लगता है कि शिवाजी ने किसी जाति उति का भेदभाव किया। हमारे संत तुकाराम जी हुए, सब हुए ना। आपके यहाँ ज्ञानेश्वर, आपके यहाँ तो संतों की भूमि है भाई। मुझे तो नहीं लगा किसी संत ने कभी इन सब चीज़ों को उस समय चर्चा हुई। असली क्या है कि अंग्रेजों ने आकर के फूट डालने के लिए और राज करने के लिए हमें जाति में, भाषा में, और अब जाति की भी बात करोगे, जाति में भी सब जाति है ना। अब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं, आप मराठी आदमी हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है। मैंने मराठा में भी सब मराठा है, और
क्या है, सभी जातियों में सब सब कास्ट है। सब और आपस में उनको भी लड़ाते हैं। मैं अभी नाम टीवी पर देना ठीक नहीं है, मैंने इस चीज को देखा है। आपको एक तो हमारा काम क्या है कि इन्हीं सब चीजों को इकट्ठा करना। इसलिए मैं आप आओगे, मैं आपका स्वागत करता हूँ वर्ल्ड हिंदी इकोनॉमिक फोरम में। हम एक लड्डू, 2 लड्डू देंगे आपको, है ना। लड्डू की क्या बात है बताइए। लड्डू की क्या है कि ऐसा है कि हम एक लड्डू देते हैं, दोनों लड्डू एक ही हैं, मोतीचूर का लड्डू है, अच्छा, है ना। और एक कड़क लड्डू, जो मुंबई के ही जो लड्डू कड़क लड्डू है ना, उसी से हमें प्रेरणा मिली ना। अच्छा। तो हम एक लड्डू है कि सॉफ्ट लड्डू है ना। लड्डू क्या इकट्ठा है ना, यानी हिंदू समाज में एकता है, आप ध्यान दो, एकता है। लेकिन वो लड्डू दबाने से टूट जाता है ना, और लोग खा जाते हैं ना, मोतीचूर का लड्डू इजीली खा जाते हैं। तो आज का हिंदू समाज की स्थिति क्या है, सॉफ्ट लड्डू की तरह से, मोतीचूर के लड्डू की तरह से। इकट्ठा तो है, लेकिन एकता जो है ना सॉलिड नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, डिविजिव फोर्सेस, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस को तोड़ देती है। तो हमें क्या बनना, तो वहां दूसरा लड्डू हम देते हो जो बड़ा है और कठोर है, उसको मुंबई का ही कड़क लड्डू बोलते हैं ना, कड़क लड्डू। हमें सॉफ्ट लड्डू नहीं, हमें कड़क लड्डू बनना है, जिसको कोई तोड़ने वाला भी तोड़ नहीं सके ना। जाति पाति, भाषा, प्रांत, सेक्शन, इन सब से ऊपर उठ के एक ट्रांसेंड हिंदू आइडेंटिटी सॉलिड मजबूत हो, ऐसा बनना। ये हम लड्डू हम आपको देंगे, आप आइए। आप और उस लड्डू के बारे में पूरा आप आपके अपने चैनल के माध्यम से इसको लोगों को बताइए। ये लड्डू जो है ये क्या आप हर जहाँ फोरम हुए वर्ल्ड लेवल पे वहाँ ले जाते हैं? हाँ, वहाँ भी ले जाते हैं। आपको पता, हम यहाँ से ही मुंबई से ही बनवा करके ले जाते हैं। पिछली बार बैंकॉक में हुआ तो क्या है, एक्सपोर्ट के कारण हम लड्डू नहीं गए, लेकिन चिकागो में ही से हम लेकर गए थे। अच्छा, इस बार तो यहीं बनवा रहे हैं, तो मुंबई में हो रहा है। जब शिकागो यहाँ बैंकॉक ले गए थे तो बैंकॉक में फूड का कोई इशू था, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर हमने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया, भाई लड्डू तो सब बना ले, कड़क लड्डू सब बनाने नहीं आता है, तो मुंबई वालों की स्पेशलिटी है। तो फिर हमने वहाँ कड़क लड्डू बनाए, पैक करके दिए। शिकागो में कैसे के लेके गए सब लड्डू? नहीं, यहाँ से ही लड्डू बनाया और उसको पैक करके स्टिकर वगैरह, उसका मैसेज जो है ना उसका लॉक करके, फिर मैंने फ्लाइट से, स्पेशल जो फ्लाइट का जो है ना एक्सप्रेस कार्गो से भेजा। इसलिए वो कहते हैं ना, हमारे लड्डू 2 लाख का था, किराया 6 लाख का था। अच्छा, लेकिन ये जो इसके पीछे का जो थॉट है स्वामी जी, तो वो तो यही था कि एक है तो सेफ है, जैसा जो हाँ, ये ऐसा है। इसके पीछे का दृष्टि वही है कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, है ना। संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, असंगठित होगे तो असुरक्षित रहोगे, है ना। आप उसको सिंपल भाषा में एक रहोगे तो सेफ रहोगे, है ना। कटोगे तो बटोगे ना। जैसे कटोगे, जब टूटता है तो कट जाते हो, लड्डू टूट जाते हो, कट जाते हो, फिर खा जाते हो, है ना। बटोगे नहीं, फिर खा जाएंगे लोग, है ना। तो इससे बचने के लिए वही हमें कड़क लड्डू बनना है, और इसकी प्रेरणा तो मुझे मुंबई से ही मिली है। अच्छा, हिंदुस्तान की अगर बात की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये देश सोने की चिड़िया था। मराठी में उसको बोलते कि सोन्याचा धूर निघायचा इतना। तो ऐसा क्या हो गया फिर बीच में हमारे साथ? ऐसा देखो, इकोनॉमी को प्रॉस्पेरस होने के लिए आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, सत्ता जो राज्य कारण है ना उसका कंटिन्यूटी चाहिए। जो डेटा है, डेटा मैं बता रहा हूँ, मेरा अपनी बात नहीं है, डेटा बता रहा हूँ। ये प्रोफेसर एंगुस मैडिसन थे, जो OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। 30 साल दुनिया के इकोनॉमी पर काम किया। तो उनकी दूसरी जो किताब थी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, उस छापा कि भारत के हिंदू 33.9% GDP प्रोड्यूस करते थे अकेले, और उस समय साउथ ईस्ट एशिया भी हिंदू था, उसको जोड़ो तो हम 49% वर्ल्ड GDP प्रोड्यूस करते थे। अब क्या है, शुरुआत में आप देखते हैं कि लगभग 500-700 साल हम बराबर उतना ही थे। लेकिन जैसे इस्लाम का अटैक शुरू हो जाता है ना, हम पर अटैक होता है तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन सब चीज़ परेशान होता है, फिर वो डिक्लाइन होने लगता है। तो मुगल पीरियड में हम 33-34% है ना घटते हुए, भारत के मैं बोल रहा हूँ, हम लगभग 20-22% पर आ गए थे, है ना। 10% घटे हैं, मैं मानता हूँ 10-12% घटे। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आ गए तो वो तो क्या है, मुगलों और अंग्रेजों में अंतर क्या था कि मुगल लोग लूटते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, लूटते थे, लेकिन सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया। आपने सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लूटा, ले गए, हैमर किया, लेकिन सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। अंग्रेज लोग आए, वो बहुत धूर्त लोग थे, मक्कार लोग थे, है ना।
तो उन्होंने हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया और सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको कहते हैं खून चूस लिया, जिसको कह सकते हैं। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, डेटा बताते कि जब ये जो महाराष्ट्र अंग्रेजों के कब्जे में आया, तो महाराष्ट्र का जो पेशवा का राज था उस समय 7 लाख एक साल में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता था। अगले साल जब अंग्रेज ले लिए तो ये 24 लाख हो गया, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टैक्स शोषण किया। तो क्या है, जब टैक्सेशन के बारे में कहा जाता है, जो मैं अपने कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, कि टैक्स ऐसा है ना कि धरती से सूर्य पानी सोख लेता है और फिर दोबारा रिटर्न कर देता है ना, तभी तो धरती उत्पन्न होती। तो टैक्स क्या है, सरकारों को चाहिए कि जनता से थोड़ी मात्रा मिले और फिर डेवलपमेंट के माध्यम, वेलफेयर के माध्यम से वापस लौटा दे। तो अंग्रेजों को तो यहाँ से लूट लिया, तो हम बहुत गरीब हो गए, तो इसलिए हम सोने की चिड़िया से भिखारी देश बन गए। अच्छा, जब आपने बात की तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी, तो उनका जो आपने जो टैक्स सिस्टम भी कहा, तो उनका भी रामचंद्र पंत अमात्य थे, तो उनके समय में भी बहुत अच्छी टैक्स सिस्टम थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने सेना को आदेश दिया था, अपने कारोबारियों को उन्होंने आदेश दे के रखा था कि कैसे करना है, जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है, कितना टैक्स लेना है, कैसे लेना है, उसकी एक अच्छी सिस्टम थी। तो उसका भी आपने कुछ हाँ, देखो क्या है कि हमारा जो भारत का जो ओरिजिनल मॉडल है ना टैक्सेशन का, बहुत ही अच्छा है ना। कहते 16% से ज्यादा 16% से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, है ना। देखो कितना उन्होंने मेजर किया है। आपको बताया, एक जमाने में भारत में तो बहुत हाईएस्ट टैक्स, एक जमाने में भारत के सोशलिस्टिक मॉडल, नेहरूवियन मॉडल में हायर लेवल पर 93-94% टैक्स था, तो है ना। तो 16% पॉपुलेशन था, मैंने टैक्सेशन था, यही हमारे शास्त्रों में लिखा है। 16% से ज्यादा नहीं लगेगा, केवल कि ज्यादा आप टैक्स लोगे तो व्यापारी आपके यहाँ से भाग जाएगा। जो मैंने बोला ना कि टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल को रोक नहीं सकते। इसलिए भारत का में अभी भी क्या है, क्या कहते हैं उसको, इंस्पेक्ट टैक्स लाइसेंस राज तो खत्म हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर राज आज भी है। इसी डर से हमारी बड़ी संख्या में, बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे व्यापारी विदेश जा रहे हैं, है ना, दुबई सेटल हो रहे हैं, लंदन, सिंगापुर। तो इसे हमें रोकना चाहिए। अगर भारत को प्रॉस्पेरस होना है तो अपने टैलेंटेड जो माइंड है, जो बिजनेस व्यापार करते हुए रोकना चाहिए। और ये जो मेरा निवेदन है, जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, उसको रोकना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ है, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जापान, जर्मनी डूब गया था। डूब गया मैं गलत सेंस में नहीं हूँ, मैंने बर्बाद हो गया, है ना। तो बर्बाद हो गया, तो उन्होंने एस्पिरेशन था कि अब हमें इकोनॉमिक, आर्थिक महाशक्ति बनना है। तो जापान 25 साल में आर्थिक महाशक्ति बन गया, ये सब आप जानते हैं। अब हम, क्योंकि हमने सोशलिस्टिक मॉडल अपनाया, तो हमारा ग्रोथ नहीं था, है ना, चिढ़ाते थे लोग, है ना। वो तो हम भारत पिछड़ गया, है ना, पिछड़ गया। एक जमाना था हम डब्बा लेके सब पेरिस क्लब इधर उधर पैसा मांगने जाते थे। अब देखिए, नरसिम्हा राव जी ने 1991 में इकॉनमी ओपन होगी, तो आज देखिए अच्छी इकॉनमी प्रोग्रेस हो रही है। सबके यहाँ डिप्रेशन हो रहा, तब भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक समय सेकंड फास्टेस्ट हम इकॉनमी बढ़ गए थे। तो भारत को अभी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, थर्ड, अभी हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है ना। अब कुछ ही वर्षों में हम 5 में से तीसरे पर चले जाएंगे, है ना। और अभी 5 ट्रिलियन से हमें 10 ट्रिलियन बनना है, क्योंकि हम 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो कम से कम वर्ल्ड का 70% तो हमें इकॉनमी होना चाहिए ना हमारे हाथ में, तभी तो हम प्रोपोर्शनेट काम अपनी जनता का लुक आफ्टर कर सकें। नहीं तो जो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ कि अमेरिका में 4 लोगों के पास 26 रोटी है, भारत में 17 लोगों के पास 4 रोटी है ना। तो इतना आप डिस्पैरिटी है। तो इसको करने के लिए एक से नहीं होगा, इसके लिए सरकार, मंत्री, पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आप जैसे लोग, मीडिया के लोग और समाज के लोग, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, सब लोगों, प्रोफेशनल, सबको मिलकर के इस एक साथ इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना होगा कि भी भारत को हमें संपन्न राष्ट्र बनाना है। जैसे नरेंद्र भाई बोलते हैं कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है ना। तो एक का काम नहीं, ये वो दृष्टि से पूरा देश को लगना होगा। 2014 के बाद क्या बदला ऐसा आपको लगता है? देखो, 2014 के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि कंटिन्यूटी रही। तीसरी चीज, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए जो जिससे कि इकॉनमी को फायदा हुआ।
और जो बहुत सारे हैशल्स थे उसको भी हटाने की कोशिश की। अभी पूरा हैशल्स हटा नहीं है, लेकिन हर चीज को हटाने की कोशिश की। लूट होते थे, है ना, उसको रोक करके आईबीसी एक्ट लाए, है ना। तो पहले क्या था, कई लोग लूटे जा रहे हैं, कुछ परिवार लूटे जा रहे हैं, लूट के लोन लेते थे, उसके बदले में आप देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब वो सब रुक गया। आपने देखो बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी फैक्ट्रियां इंसॉल्वेंसी में दे करके हैंडओवर करनी पड़ी, वो इफिशिएंसी से चल रही हैं। तो टैक्सेशन का भी रिफॉर्म हुआ है, बैंकिंग का भी रिफॉर्म हुआ है, कुछ रेगुलेशन में भी रिफॉर्म हुआ है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं, अभी और हमें रिफॉर्म करना होगा जिससे कि बिजनेस व्यापार करने वाले को भारत और भी अच्छा लगे। जो हमारे अभी भी लोग बड़ी संख्या में लंदन जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, रुकना चाहिए। देखो दुबई, मैंने सॉरी टू से उस सेंस में, गलत सेंस में, दुबई थर्ड क्लास प्लेस है और रहने लायक जगह नहीं। इतनी धूल धक्कड़ अंधा, फिर भी वहाँ इतना बड़ा, भारत से हर साल बिलियन इन्वेस्टमेंट जाता है ना, वहाँ लोग रहने जाते हैं। आप तो पूरे भारत में हर जगह, क्या नहीं जगह, आप तो रत्नागिरी आपका इतना अच्छा है, कहीं पर भी उससे अच्छा सुंदर बनाया जा सकता है। अच्छा, आपने दुबई का जिक्र किया, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो अरब वर्ल्ड है या मुस्लिम कंट्रीज़ है, उनके साथ हमारे दशकों से अच्छे रिश्ते हैं ट्रेड के मामले में। 20 लाख करोड़ का तो ट्रेड होगा हमारा, रुपए में कहा जाए तो $240 बिलियन का है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम तो बिजनेस करने से नहीं रोकता, हमें तो बिजनेस दुनिया से करना है। ओके, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ करना है। जैसे मान लो कोई भी चीज किसी एक मार्केट में बेच रहे हैं, आप कलेक्टिव जाओगे तो बार्गेनिंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा होगी, इंडिविजुअली जाओगे तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होगी, है ना। यही हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगले 5 साल में अपने इकोनॉमिक फोरम का, हिंदू इकोनॉमिक फोरम का क्या विजन है कुछ? अगले 5 साल में इकोनॉमिक फोरम का यही विजन है कि एक तो भारत के अंदर लगभग अधिक से अधिक हम चैप्टर करके लोकल इकोनॉमी को भी इंटीग्रेट करें, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करें, फिर इंटर स्टेट इकोनॉमी, रीजनल, और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। ये तो पहला हमारा उद्देश्य है। दूसरा चीज़ है कि सरकार को हम कंटिन्यूस बोलेंगे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क बिजनेस फ्रेंडली कंटिन्यूसली बनते रहना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी को कहेंगे कि भाई आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना। आप एक बार सरकार में ऑफिसर बन गए तो आपकी सैलरी बंदी बंदाई, तो इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कम नहीं होती, आपको अकाउंटेबल होना होगा। और हमें समाज में एस्टेब्लिश करना होगा, वेल्थ क्रिएटर को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखो आपको बता रहा हूँ, हमारे वेल्थ क्रिएटर को क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। संस्कृत में शब्द है श्रेष्ठी। आज भी जैन जो साधुओं के लेक्चर में जाओगे वो भी श्रेष्ठी ही वर्ड यूज करते हैं। नेपाल में आज भी बिजनेसमैन को श्रेष्ठी बोलते हैं, अच्छे लोग, है ना। अब उसी को पंजाब में सेठी हो गया है, वही शब्द जो है ना राजस्थान में सेठ जी हो गया है, वही शब्द गुजरात में सेठ हो गया है। आप कोंकण बेल्ट जो कहते हैं ना, ये कोंकण बेल्ट कर्नाटका, इसमें सेट्टी हो गया है। यही शब्द तमिलनाडु में चट्टी हो गया है। तो हमारे पूर्वज लोग बिजनेस व्यापार को अच्छा मानते थे, ऐसे लोगों को अच्छा सम्मान देते थे, क्योंकि वेल्थ क्रिएट के वो समाज को दे जाते थे। इसी कारण से 2300 साल लड़ने के बाद भी हम हिंदू अभी भी 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बचे हुए हैं ना, तो इसका भी हमें प्रचार करना है। ठीक है स्वामी जी, आपके ये फोरम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे साथ धन्यवाद, आपने हमारे फोरम को शुभकामना दी। थैंक यू, नमस्ते। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।